स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में तो पता चल चुका था, लेकिन अब साइंटिस्टों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम कैसे डिसाइड करें कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से बसे हुए हैं। तो मैनी मैनी साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, सबने अपनी अलग थ्योरी दी कि देखो भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हैं, प्रोटॉन ऐसे पड़े हैं। तो ऐसे स्टार्ट हुई है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स की। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था वो हमारे थॉमसन ने दिया था। थॉमसन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है कि स्ट्रक्चर जो एक एटम होता है वो एटम लाइक ए स्पेयर होता है। जैसे कि स्पेयर नहीं होता, बिल्कुल ऐसा एटम होता है, लाइक ए स्पेयर। और इस एटम की स्ट्रक्चर, सॉरी, इस मॉडल की कंपेयर की गई, एटम की कंपेयर की गई एक वाटरमेलन से। वाटरमेलन में जो ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं, उन ब्लैक ब्लैक सीड्स को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा कि ये जो ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं ना, ये इस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स बिखरे हुए होते हैं। तो इनको तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही रैंडमली बिखरे हुए हैं। ये जो वाटरमेलन में रेड रेड कलर होता है उसकी कंपेयर की गई पॉजिटिव चार्ज से। जो वाटरमेलन में रेड रेड कलर का जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये रेड रेड कलर है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से थॉमसन ने एटम का कंपेयर किससे कर दिया है? वाटरमेलन से। वाटरमेलन में जो ब्लैक सीड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोल रहा है वो, और जो रेड रेड कलर्स है उसको पॉजिटिव चार्ज कह रहा है। लेकिन शुरुआत थी ये एटम स्ट्रक्चर जो सबसे पहले बताई वो थॉमसन ने बताई, और यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और एटम का साइज भी बताया उन्होंने कि स्ट्रक्चर, सॉरी, साइज ऑफ द एटम अप्रोक्सीमेट अकॉर्डिंग टू मी 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। तो ये बात तो सही साबित हुई आगे चल करके भी। लेकिन ये जो बात है कि जो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो इस तरीके से रैंडमली बिखरा हुआ है, मतलब उसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, उल्टा सीधा ऐसे ही पड़ा हुआ बिखरा हुआ है। ये मॉडल्स यहाँ पे आकर के फेल हो गया कि इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स के अंदर नहीं हो सकते। ये बात फेल हो गई। दूसरे साइंटिस्टों ने इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो अब जब दूसरे साइंटिस्टों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो उनसे बोला गया कि तुम बताओ अपना मॉडल। अब तुम ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, तुम बताओ तुमने क्या देखा है, तुम कैसा बताओगे। तो उसमें सबसे पहले आता है, उसके बाद थॉमसन के बाद आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एटम का स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके का बताया, लेकिन बताया उसने, इसका मॉडिफाई वर्जन है वो। और उनके अकॉर्डिंग समझते हैं कि उनके अकॉर्डिंग क्या है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो समझ में आ गया, ये तो क्लियर है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे समाये हुए हैं, वो समझ में आ गया कि उल्टे सीधे ऐसे ही बता दिया। तो तुक्का मार दिया थॉमसन ने, चलो ठीक है। अब रदरफोर्ड पे आते हैं। तो साइलेंस फीचर है, ये ध्यान रखना, थॉमसन मॉडल के ये साइलेंट फीचर है कि एटम का जो स्पेयर तरह होता है और उसकी रेडियस लगभग 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है, और पॉजिटिव चार्ज एंटायरली सरफेस पे बिखरा हुआ है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल है। सो बेसिकली एटम आर न्यूट्रल। ये बात तो उन्होंने सही सी बताई थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये बात सही साबित हुई। आगे चल करके आफ्टर सम टाइम दिस मॉडल विल फेल्ड। और उसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल समझते हैं इनका क्या कहना था रदरफोर्ड जी का। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल देने से पहले एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। हालांकि छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं था, एक्सपेरिमेंट तो था बहुत बड़ा मतलब बहुत टाइम लगा उसमें, ऐसे ही नहीं पता चला। रदरफोर्ड ने सबसे पहले एटम्स लिए। अब एटम्स इतना छोटा होता है कि उसे पकड़े कैसे, तो उन्होंने कुछ इस तरह का इंतजाम किया। एक गोल्ड लिया, गोल्ड की फॉइल ली, उसको बहुत बारीक किया, जिससे कि सिगरेट का वो नहीं होता, लगी होते हैं उस पे पीछे पेपर, कागज नहीं होता, इतना बारीक उन्होंने बनाया। या आप इसे को ऐसे समझ लीजिए जैसे मिठाई पे वो नहीं लगा हुआ था गोंद, सिल्वर पेपर, उससे भी बहुत बारीक फॉइल तैयार कर ली उन्होंने। और वो फॉइल को, उस पतली सी पन्नी को सामने रखा ऐसे, और उस पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गिराए, ऐसे करके गिराए, अल्फा पार्टिकल गिराए। तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग का मतलब डालना, बिखेरना। तो फॉइल ली, कौन सी फॉइल? गोल्ड फॉइल। और उस गोल्ड फॉइल पे उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल छोड़ छोड़ के देखे। तो उन्होंने जो चीजें देखी उन चीजों को नोट किया, और नोट करने के बाद फिर उन्होंने सोचा, कंक्लूजन निकाले, फिर अपना मॉडल्स लिखा, 2-4 लाइन लिखी और फिर वो दुनिया के सामने रखी। तो पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर सोचा, कंक्लूजन निकाले, और उसके बाद अपना मॉडल उन्होंने तैयार किया। तो उसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो आपने कहा कि अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल कौन से? अल्फा पार्टिकल तो एक ही होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल्स होता है। इलेक्ट्रॉन का डबल कर दो, उसमें जो चार्ज बनता है वो अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल है, ये भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हमारे पास थे उस टाइम। तो यहाँ पर देखो, हमने एक फॉइल ली, ये गोल्ड फॉइल ली, इस तरीके से ये गोल्ड फॉइल ली, बहुत बारीक पन्नी है ये, और इसमें बहुत सारे क्या है, एटम्स हैं। मैं एक एटम्स लेता हूं यहाँ पर, और ये बीच का पार्ट को क्या कहते हैं? इसको बीच के पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस। और बाकी इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये बिखरे हुए ऐसे, ये बिखरे हुए। ठीक, गोल्ड फॉइल ले ली मैंने, एक एटम ले लिया है ये। अब उन्होंने इधर से क्या किया? इधर से इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये सॉरी अल्फा पार्टिकल छोड़ा। अल्फा पार्टिकल जा रहा है ऐसे, ये जा रहा झूमता हुआ, ये ऐसे ऐसे ये गया, और उन्होंने ये देखा कि ये अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया, ये अल्फा पार्टिकल पार निकल गया इस फॉइल में से। सर ऐसा कैसे हो सकता है? निकल गया, देखा उन्होंने, अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, वापस नहीं आया लौट करके। बहुत बारीक पन्नी ली उन्होंने, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन बहुत बारीक थी। तो यहां से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। अब कोई चीज इधर सुनो, कोई चीज आगे कब जा सकती है? जब सामने कुछ ना हो। अब सामने गेट है, हम जाएंगे तो टकरा के वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर गेट नहीं होगा तो हम सीधे चले जाएंगे। तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला नंबर 1 से, कि अगर अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा है बिना टकराए हुए, सीधा पार निकल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि एटम का मोस्टली पार्ट खोखला है, उसमें ही नहीं कुछ, तभी तो वो सामने सीधा चला गया। तो इस वाली बात से, इस वाले एक्सपेरिमेंट से, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल से उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एटम्स आर एम्प्टी, खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। ऐसा ही होता है, अभी स्ट्रक्चर नहीं बनाते हम ऐसे, जैसे सोलर सिस्टम बनाते हैं, सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, बीच में क्या है? बीच में तो कुछ भी नहीं, गैप है, तो वही गैप है, और उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया। ठीक है, अब दूसरा एक पार्टिकल और उन्होंने छोड़ा ऐसे करके, ये दूसरा पार्टिकल ये जा रहा, ये जा रहा, और ये यहां पहुंच करके ये वापस आ गया। अब कोई पार्टिकल लौट वापस क्यों आएगा? सोचने वाली बात है। सामने कोई जरूर हैवी चीज होगी, उससे टकराएगा, रिबाउंड होगा और वापस आ जाएगा। अब अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे भी कैसा चार्ज है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई एटम के अंदर कहीं ना कहीं एक हैवी बॉडी है, कहीं ना कहीं एक हैवी बॉडी है, क्योंकि हैवी बॉडी से ही तो लौट करके आएगी कोई चीज, जब टकराएगी तो वापस तभी तो आ सकती है। तो रदरफोर्ड ने ये सोचा कि एटम के अंदर कुछ हैवी चीज है, तभी तो वो वापस लौट करके आ रहा है, और उस हैवी चीज का नाम रखा उन्होंने न्यूक्लियस, कि वो न्यूक्लियस है, उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और वो पॉजिटिव चार्ज लेकर के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों तो आपस में रिपेल होते हैं, ये इधर को भाग जाएगा, ये इधर को भाग जाएगा। हमने इधर से पॉजिटिव चार्ज छोड़ा तो ये वापस आ गया, रिबाउंड कर दिया इसने, पॉजिटिव है वो भी और हमारा भी पॉजिटिव था, तो वो रिबाउंड हो गया, बीच में रिपल्सन का फोर्स लगा। ठीक है, तो दूसरे से ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने। आ गई ये बात समझ में? अब एक और करते हैं, नंबर 3, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 एक अल्फा पार्टिकल और उन्होंने छोड़ा, एक नहीं हजारों बार करा ये एक्सपेरिमेंट, ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे बहुत एक छोटी सी हिस्ट्री है। ये अपने
दो इसके स्टूडेंट्स थे, उनको लेकर के एक्सपेरिमेंट करता था। पहले तो अपने आप ही किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किए थे पहले अपने आप ही किए थे, लेकिन उनके साथ में एक मार्सडन नाम का लड़का था, वो उनका स्टूडेंट था। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जिद कर लेते हैं कि मैं भी करूंगा इस काम को, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, तो वो भी रदरफोर्ड के साथ जिद करने लगा, सर जी मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। अच्छा, तो रदरफोर्ड ने कहा अच्छा भाई चल भाई तू भी कर ले एक्सपेरिमेंट। तो उसने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने, मार्सडन ने उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, परफॉर्म किया। तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, और रदरफोर्ड ने भी यही देखा था कि कोई भी पार्टिकल वापस लौट करके ही नहीं आता, सारे निकल जाते हैं। रदरफोर्ड को कोई भी एक ऐसा पार्टिकल नहीं मिला जो वापस लौट करके आया हो। लेकिन जब मार्सडन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने, और जब फिर मीटिंग हुई रदरफोर्ड के साथ, तो मार्सडन ने ये कहा कि सर मैंने एक पार्टिकल वापस आता हुआ देखा था। वहीं से फिर रदरफोर्ड हैरान हो गया कि अच्छा मेरे साथ चल दोबारा करते हैं एक्सपेरिमेंट को, मुझे दिखा वो पार्टिकल कौन सा लौट करके आया था। और जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि वाकई 100 इलेक्ट्रॉनों में से, 100 अल्फा पार्टिकलों में से एक अल्फा पार्टिकल लौट करके वापस आता है, जो कि मार्सडन को दिखा था और फिर रदरफोर्ड ने देखा हो। फिर रदरफोर्ड ने वो उसका कंक्लूजन निकाला कि बीच में कोई ना कोई हैवी चीज है। 100 में से एक आया ना, तो 100 में से अगर एक आया है तो 99% पार्ट तो खाली है, 1% पार्ट भरा हुआ है, और 1% जो पार्ट भरा हुआ है वो एग्जैक्ट मिड में है, बीच में है। 1% जो है यहां से इलेक्ट्रॉन वापस लौट करके आता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस न्यूक्लियस की खोज मार्सडन ने की थी एक तरीके से। मार्सडन ने तो बताया कि यहां से लौट करके आया, उसके स्टूडेंट था। अब नंबर 3 पार्टिकल छोड़ते हैं। नंबर 3 पार्टिकल ये ऐसे गया और वो देखता है कि ये पार्टिकल ऐसे चला गया, तिरछा हो गया, सीधा नहीं गया है, कुछ एंगल बनाता हुआ गया है। ये यहां से अगर हम देखें तो ये वाला जो थर्ड पार्टिकल्स था, वो थर्ड पार्टिकल्स सीधा ना जा करके सम एंगल से स्कैटर्ड हो गया। देखो कुछ एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है। अब कोई सीधी चलने वाली चीज टेढ़ी क्यों होगी? कोई धक्का मारेगा उसमें, जैसे कोई आप सीधे चल रहे हो ऐसे सीधे ही चलते रहोगे वो इजली, और बराबर से आकर कोई साइड मार दे तो तिरछे हो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज थी जिसने इधर से फोर्स लगाया और उसको टेढ़ा कर दिया। अब फोर्स लगाने वाला कौन है, सोचने वाली बात ही है। तो फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, ये हमारा न्यूक्लियस ही है जिसमें पॉजिटिव चार्ज बैठा है। इस पॉजिटिव चार्ज पे नीचे की तरफ एक रिपल्सन का फोर्स अप्लाई किया और इस अल्फा पार्टिकल को ऐसे बेंड कर दिया। यहाँ पे भी जो अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा उसे भी बेंड कर सकता है ये, इस तरीके से ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा ये। तो ये 3 तरह के उन्होंने कंक्लूजन निकाले कि नंबर 1 दैट पार्टिकल विच गोज स्ट्रेट। इससे क्या कंक्लूजन निकला? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम्स एंटायरली एम्प्टी, खाली है, कुछ नहीं है उसमें। फिर आउट ऑफ 100 पार्टिकल्स कम बैक। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि एटम्स में एक हैवी चीज है, entirely charged and entirely mass of the atom concentrated at one location at one point and which is known as nucleus। इसको न्यूक्लियस कहा गया। ठीक, आ गई ये बात समझ में? ये 2 कंक्लूजन, मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से निकाले, और यही बातें फिर उन्होंने लिख दी ऐसे कर पेपर पे, और वो दुनिया को दिखा दिया, जो मेरा मॉडल ये है, उसी को हम रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से उठा करके मेन जो फीचर थे वो 3 बातें उन्होंने लिख दी। आ गई बात समझ में ये भाई? क्लियर है? अच्छा, और क्या रह गया इसमें? रदरफोर्ड मॉडल्स क्या है? रदरफोर्ड ने ये बताया, सबसे पहली बात तो यही है कि एंटायरली मास एंड एंटायरली पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट। और उसको क्या बोला उन्होंने? बोलो,
न्यूक्लियस, उसको क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक। उसके बाद कंसंट्रेटेड एट सेंटर एंड कॉल्ड न्यूक्लियस। और उन्होंने साइज भी बताया इसका, न्यूक्लियस का साइज लगभग उन्होंने 10 की पावर -8 सेंटीमीटर ही बताया। जो भी थॉमसन ने बताया था वही है, साइज तो उतना ही रहा। बट जो एटम का साइज है, इसमें दो चीजें है, एक तो एटम्स हो गया, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस हो गया। जो न्यूक्लियस का साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस कंपेयर टू द एटम्स। कंप्लीट एटम से न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि वो तो उसके अंदर ही बैठा है ना। बात समझ में आ रही है ना? न्यूक्लियस का साइज इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द एटम्स। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ। और कैसे घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे घूमते हैं जैसे कि सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट घूमते हैं। वहीं से कॉपी करी एक्चुअल में रदरफोर्ड ने। सोलर सिस्टम में क्या है, सोलर सिस्टम में यहाँ पे सन है, यहाँ पे ये फिर हमारा प्लैनेट है, इस तरीके से प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक। ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और ऐसे घूमते ये न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के मॉडल में। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, अगर कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी को छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है उसकी एनर्जी डाउन होती चली जाएगी। और जब एनर्जी डाउन होती चली जाएगी तो उसका लेवल छोटा होता आ जाएगा, डाउन 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 डाउन, और एक टाइम आएगा वो गड्ढे में गिर जाएगा। सर उसने कुछ ठीक बना दिया था। कुछ ठीक बना दिया था। अब मान लो स्टार्टिंग में हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एनर्जी खूब सारी है, तो बड़ी ऑर्बिट लेकर के घूम रहा है, उसकी एनर्जी छोड़ता जा रहा है, एनर्जी कम होती जा रही है, तो उसकी ऑर्बिट भी छोटी होती जा रही है। देखो, ऑर्बिट छोटी होती ये खत्म, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आके गिर गया। तो इस तरीके से जो एटम का एग्जिस्टेंस है वो तो खत्म ही हो जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जबकि हम देखते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में एटम का एग्जिस्टेंस बना हुआ है, एटम तो कभी मिटता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम ही मिट जाते एक दिन बाद। तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो एनर्जी छोड़ते रहते, और उनका ऑर्बिटल साइज छोटा होता चला जाता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ये बात गलत साबित हुई आगे चल करके कि ऐसा नहीं होता। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक को दूर किया नील्स बोहर ने। उसके बाद हम नील्स बोहर का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।